इससे क्या मतलब निकलता है कि अपना भोजन खुद नहीं बनाते। इसका मतलब ये नहीं है कि हम घर में जो रसोई में खाना बनाते हैं आप कहने लगो कि नहीं सर हम तो अपना भोजन खुद बनाते हैं, और हम नहीं तो कम से कम हमारी माता जी तो अपना भोजन खुद बनाती ही है। तो ये इसने इसको खाया है और ये इसको खाएगा, ठीक है। इस प्रकार से एक चेन बनती है, हम बोलते हैं डेट्रिटस फूड चेन। यानी कि डेट्रिटस फूड चेन का मतलब क्या है, अब मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। क्लाइमेट चेंज को डिट्योर करने में एक सहायक है, तो वही लोग तो इसे बिगाड़ने में हैं, और वही लोग क्या कर रहे हैं, क्लाइमेट के लिए लड़ने में है। तो इस तरीका से क्लाइमेट तो बदलेगा नहीं, इस तरीका से तो इसका कुछ होने वाला नहीं है। तो इनके बीच में ये जो क्षेत्र है ना, ये वाला जो क्षेत्र है, ये क्या है, इकोटोन। ये क्या है, ये क्षेत्र है इकोटोन, जंक्शन। इन दोनों के बीच का जो जंक्शन है वो क्या है, इकोटोन। ये आपने लेक बना लिया, वाटर है यहाँ पे, यहाँ पर पेड़ वगैरह है कोई, इस तरीका से बना लेना, और यहाँ पर एक और बना लेना। और ये क्या है, ये पहाड़ है ऊंचे ऊंचे, इस तरह से क्या, ये इस तरीके यहाँ से नदी निकल रही है। ये मुख्य रूप से ये सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले जीवों को एज स्पेसीज के रूप में जाना जाता है। लिखना, जंगल और रेगिस्तान के बीच इकोटोन के मिश्रित निवास स्थान में पक्षियों का घनत्व अधिक होता है, ये भी याद रख लेना। यानी कि जंगल और रेगिस्तान के बीच इकोटोन जो भी होगा वहां पर मिश्रित निवास स्थान पर पक्षियों का घनत्व अधिक होता है। अब मैंने इसे ज्योग्राफी से और एनवायरनमेंट से ही प्रारंभ किया है, उसका कारण क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको एनवायरनमेंट, आपको ज्योग्राफी, साइंस एंड 2013 और डैश 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 2023, कभी भी देखना क्या इन तीनों सब्जेक्ट्स का, साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट का जो वेटेज है, क्या 100 नंबर में से 45-40% से कभी कम रहा है, तीनों को मिलाकर के। सबसे पहले वो सब्जेक्ट उठाए हैं जो हिंदी माध्यम का दर्द है, जो हिंदी माध्यम का दर्द है, और इसी की वजह से हमारा जो सक्सेस है वो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि लोग इधर उधर की बातें पढ़ा रहे हैं। किन्हीं भी दो प्रजातियों का सटीक और एक समान नीस नहीं होता, दो प्रजातियों का सटीक और एक समान नीस नहीं होता। इससे क्या समझे आप। अब हम देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन हैबिटेट एंड नीस। आपने सोचा होगा हैबिटेट भी तो यही है सर, हैबिटेट और नीस के अंदर अंतर क्या है वो हम देखेंगे। बीच में आपको ये दिखेगा, आपको कोल्ड डेजर्ट, फिर यहाँ पे प्रेरीज घास के मैदान है, ये है टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे ये है बोरियल फॉरेस्ट, और ऊपर क्या है, ये है पोलर, और यहाँ पे ये बीच में क्या है, ये टुंड्रा। ये क्या है, टुंड्रा। भौगोलिक क्षेत्र बड़ा है, यानी कि अगर आप भौगोलिक क्षेत्र में देखते हैं तो बायोम का क्षेत्र बड़ा है, और इकोसिस्टम जो है वो उसका क्षेत्र क्या है, छोटा है, ठीक है। और उसमें किस प्रकार की वनस्पति और जंतु पाए जाते हैं ये हम देखेंगे। जितने भी बायोम हैं, चाहे वो टुंड्रा है, चाहे वह टैगा है, चाहे जो भी मैंने लिखाए हैं आपको, शीतोष्ण पर्णपाती वन है, चाहे वो कटिबंधीय वर्षा वन है, चाहे वो सवाना है। हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने प्राथमिक उत्पादक यानी कि ऑटोट्रॉफ्स या सेल्फ नर्सिंग हमने देख लिए थे, और हमने उसमें देखा था कि किस प्रकार से ये होते हैं और क्या क्या इसमें सम्मिलित है। फ्रेंड्स, यह है हमारा लेक्चर नंबर 2, इसे आप लिखेंगे, यह है हमारा, यह है लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 2, यूनिट नंबर 1, और पार्ट है सेकंड, पार्ट है सेकंड। इसे डालेंगे, और इसमें हमने अब हमें देखना है इसका जो बी पार्ट था वो था उपभोक्ता। उपभोक्ता, कंज्यूमर, उपभोक्ता, कंज्यूमर, ठीक है। हाँ, तो इसे हम कंज्यूमर भी कहते हैं, लेकिन हेट्रोट्रॉप्स कह सकते हैं, और फैगोट्रॉप्स भी इसे कहते हैं। क्या क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉप्स, फैगोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स और फैगोट्रॉप्स। तो अब इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या है, जैसे कि आप यहां से हमने देखना है ये वाला, आप इसे देखेंगे क्या होते हैं। ये स्वयं का भोजन बनाते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं, स्वयं का भोजन उत्पादन करने में असमर्थ हैं,
क्या हैं? स्वयं का भोजन उत्पादन करने में ये असमर्थ हैं। ये पौधों और जानवरों या दोनों से प्राप्त जैविक भोजन पर निर्भर करते हैं, यानी कि अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। अब इससे आपका क्या मतलब है? इससे क्या मतलब निकलता है कि अपना भोजन खुद नहीं बनाते? इसका मतलब ये नहीं है कि हम घर में जो रसोई में खाना बनाते हैं, आप कहने लगो कि नहीं सर, हम तो अपना भोजन खुद बनाते हैं, और हम नहीं तो कम से कम हमारी माताजी तो अपना भोजन खुद बनाती ही हैं, तो वो कैसे हो सकती हैं उपभोक्ता? नहीं, उससे नहीं लेना है। इसका मतलब है कि अगर हम बाह्य किसी भी और अवयव को साथ ना लें, बाह्य से कुछ भी ना लें, और अपना जो भोजन है वो अंतःक्रिया से ही बनाएं, उसका मतलब है यहाँ पे ऑटोट्रॉप से। समझ गए ना आप? तो ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते, इसका मतलब है कि हम किसी दूसरे पर निर्भर है, या तो हम किसी जानवर पर या किसी पौधे पर, अन्य पर ही हमारा जो भोजन है वो निर्भर है। इस मायने में ये हम क्या है? अपना भोजन खुद नहीं बनाते। और दूसरा पॉइंट है, ये पौधे जानवरों या दोनों से प्राप्त भोजन पर निर्भर है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, सेम यही है। थर्ड पॉइंट देखेंगे, उपभोक्ताओं। तीसरा पॉइंट में आप देखेंगे, तीसरा पॉइंट आप देखेंगे इसका, उपभोक्ताओं को दो समूह में विभाजित किया जाता है, यानी कि जो उपभोक्ता हैं, जो कंज्यूमर हैं, जो हेटरोट्रॉप्स हैं, जो फैगोट्रॉप्स हैं, उनको दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला कौन सा है? सूक्ष्म उपभोक्ता, यानी कि माइक्रो कंज्यूमर्स, और दूसरा है स्थूल उपभोक्ता। दूसरा क्या है? स्थूल उपभोक्ता। ठीक है, ये वाला। ठीक है, आप देख लेंगे इसे, सूक्ष्म उपभोक्ता और स्थूल उपभोक्ता। अब इसी प्रकार से आप अब इसके द्वारा, अब इसमें आप लिखेंगे, अब आप इसमें लिखेंगे, लिखना, पहला आपने डालना है, पहला आपने डालना है, क्या लिखा था हमने? सूक्ष्म उपभोक्ता, सूक्ष्म उपभोक्ता। माइक्रो कंज्यूमर। ये लिखेंगे पहले आप, और इसके अंदर लिखना प्रारंभ करेंगे, लिखेंगे इसमें माइक्रो कंज्यूमर्स लिखेंगे। ये पौधे वन, यानी ए बी सी करके लिखेंगे। पहला लिखेंगे, ये पौधे या जानवर या दोनों पर भोजन के लिए निर्भर है। ये पौधे, जानवर या दोनों पर भोजन के लिए निर्भर है। दोनों, हाँ, या दोनों पर भोजन के लिए निर्भर है, और उन्हें खाद्य स्रोत के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, और इन्हें खाद्य स्रोत के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। हाँ, खाद्य स्रोत यानी कि इनमें से क्या होते हैं? कुछ हर्बीवोर्स होते हैं, कुछ कार्निवोर होते हैं, है ना? हाँ, कुछ हर्बीवोर होते हैं, कुछ कार्निवोर होते हैं। हर्बीवोर का मतलब है जो शाक पौधे जो होते हैं, यानी कि पेड़ पौधों पर अपना जो भोजन है वो निर्भर करते हैं, और दूसरे होते हैं जो पशु पक्षी या अन्य इस तरह के जानवर जो है वो खाते हैं, उन्हें बोलते हैं कार्निवोर होते हैं। ठीक है, हाँ, या कुछ भी खाते हैं। अब लिखेंगे प्राथमिक उपभोक्ता, लिखना हर्बीवोर्स में, लिखना हर्बीवोर्स, बी पॉइंट डाल करके, हर्बीवोर्स। प्राथमिक उपभोक्ता जो मुख्य रूप से पौधों पर निर्भर रहते हैं, हर्बीवोर्स में लिखना प्राथमिक उपभोक्ता, हर्बीवोर्स। हाँ, शाक भक्षी भी बोलते हैं ना, शाक भक्षी। हाँ, हर्बीवोर्स में लिखेंगे प्राथमिक उपभोक्ता जो मुख्य रूप से पौधों पर निर्भर रहते हैं, उदाहरण के लिए गाय, खरगोश, हिरण आदि आदि। ठीक है, दूसरा लिखेंगे द्वितीय उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ताओं पर निर्भर रहते हैं, यानी कि कार्निवोर जो होते हैं, द्वितीय उपभोक्ता वो होते हैं कार्निवोर। कार्निवोर ऐसे लिखना है। और हर्बीवोर कैसे लिखेंगे? इस तरीका से लिखना है, हर्बीवोर्स। ये हो गए हर्बीवोर्स, ये है कार्निवोर्स। ठीक है, तो हर्बीवोर्स में तो आपने पता है आपको कि ये किस पर निर्भर रहते हैं, ये शाक पौधे जो होते हैं उन पर निर्भर रहते हैं, और कार्निवोर जो होते हैं ये प्राथमिक उपभोक्ताओं पर निर्भर रहते हैं, यानी कि जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं जिन्होंने शाक भक्षी किया है उन पर निर्भर है, जैसे भेड़िया, जैसे कि भेड़िया, लायन, टाइगर, ये सब। ठीक है, हाँ, ठीक है, लिखेंगे ओमनिवोर्स। तीसरा है ओमनिवोर्स।
ओमनिवोर्स यानी कि इन्हें बोलते हैं सर्वभक्षी। इन्हें क्या बोलते हैं? सर्वभक्षी, यानी कि जो सबको खाते हैं, सर्वभक्षी। ऐसे जीव लिखना इसमें, ऐसे जीव सर्वभक्षी यानी ओमनिवोर्स लिखेंगे, सर्वभक्षी ऐसे जीव जो पौधों और जानवर दोनों का उपभोग करते हैं, दोनों का उपभोग करते हैं। इसमें जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल है मनुष्य। मनुष्य मनुष्य हाँ हम हाँ मानव, ठीक है, हम ओमनिवोर्स हैं, ठीक है। लिखेंगे, दूसरा पॉइंट डालेंगे, दूसरा यानी कि बी। बी में क्या है? माइक्रो, माइक्रो कंज्यूमर्स, यानी कि इन्हें बोलते हैं सेप्रो, इन्हें क्या बोलेंगे? इन्हें बोलेंगे सेप्रोट्रॉप्स। माइक्रो कंज्यूमर्स को हम क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स और या डीकम्पोजर, और भी इसे क्या कह सकते हैं? डीकम्पोजर भी कहते हैं, ठीक है। डीकम्पोजर्स यानी कि माइक्रो कंज्यूमर्स क्या होते हैं? सेप्रोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि सेप्रोट्रॉप्स वे हैं जो गले सड़े पदार्थों को नष्ट करते हैं, उनका सेवन करते हैं, वो होते हैं सेप्रोट्रॉप्स। हाँ, लिखेंगे वे बैक्टीरिया और कवक, वे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ऐसे लिखेंगे, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ना, बैक्टीरिया को बैक्टीरिया ही लिखेंगे ना हिंदी में। फिर वही, भाई हर चीज का मीनिंग हो जरूरी है क्या ये? कि हर चीज का एक मतलब होगा? अब आपके नाम है, आपका नाम कुछ है, अमित, सुमित कुछ है ना, तो उसका क्या मतलब है? अमित है, अमित है तो अमित है, सुमित है तो सुमित है। हाँ, तो इसका क्या मतलब है? तो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ऐसे लिखेंगे, ऐसा बैक्टीरिया, लिखना। बैक्टीरिया और कवक हैं जो पौधे और जानवरों की उत्पत्ति के मृत कार्बनिक पदार्थों को विघटित करते हैं और अपने ऊर्जा और पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। यानी कि जो मृत जीव हैं, जो पौधे हो या मनुष्य, पौधे हो या फिर जानवर हो, उन दोनों में है ना, हाँ, दोनों का जो मृत शरीर है उसको डिस्ट्रॉय करने के काम ये आते हैं, इसीलिए इन्हें डेट्रिटस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेट्रिटस। डेट्रिटस जहां पर लिखा हुआ है मैंने डिकम्पोजर लिखा, तो यहाँ लिखेंगे डेट्रिटस भी लिखेंगे, डेट्रिटस। हाँ, डेट्रिटस भी बोलते हैं, को विघटित करके अपनी ऊर्जा और पोषक प्राप्त करते हैं, ठीक है। लिखेंगे इसमें दूसरा पॉइंट नेक्स्ट, इसी में पहला पॉइंट हो गया, दूसरा लिखेंगे, दूसरा पॉइंट लिखेंगे अपघटन के उत्पादन जैसे कि अकार्बनिक पोषक तत्वों, अपघटन के उत्पाद, अपघटन के उत्पाद यानी कि अपघटन के बाद जो बनता है, अपघटन के उत्पाद जैसे कि अकार्बनिक पोषक तत्व, अकार्बनिक पोषक तत्व जो कि पारिस्थितिकी तंत्र में जारी किए जाते हैं, जो कि पारिस्थितिकी तंत्र में जारी किए जाते हैं, उत्पादकों द्वारा पुनः उपयोग किए जाते हैं, उत्पादकों द्वारा पुनः उपयोग किए जाते हैं और इस प्रकार पुनर्नवीकरण किए जाते हैं, इस प्रकार पुनर्नवीकरण किए जाते हैं। पुनर्नवीकरण ऐसे लिखेंगे, पुनर्नवीकरण, पुनर्नवीकरण ऐसे लिखना है, पुनर्नवीकरण किए जाते हैं जी। नेक्स्ट लिखेंगे सी पॉइंट, इसमें पुनर्नवीकरण किए जाते हैं, लिखेंगे सी पॉइंट। केंचुआ और कुछ मिट्टी के जीव, केंचुआ और कुछ मिट्टी के जीव उदाहरण के लिए जैसे कि नेमाटोड, नेमाटोड, आर्थ्रोपोड, नेमाटोड, आर्थ्रोपोड, डेट्रिटस फीडर हैं, डेट्रिटस फीडर है, हाँ जी, जो डेट्रिटस है उसका भी फीड करते हैं ये, कौन? नेमाटोड और आर्थ्रोपोड जी, डेट्रिटस फीडर है और कार्बनिक पदार्थों के अपघटन में मदद करते हैं, और कार्बनिक पदार्थों के, और कार्बनिक पदार्थों के अपघटन में मदद करते हैं। इन्हें डेट्रीवोर्स कहा जाता है, इन्हें डेट्रीवोर्स कहा जाता है। लिखेंगे डेट्रीवोर्स क्या है? अच्छा देखो, डेट्रीवोर्स क्या है? डेट्रीवोर्स क्या होते हैं? कि हेट्रोट्रोफिक्स होते हैं। हेट्रोट्रोफिक्स अभी मैंने जैसे बताया, जो तो अपने भोजन के लिए अन्य पर निर्भर करते हैं, ठीक है। हाँ, हेट्रोट्रोफिक्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिजम्स, जो कि ऑर्गेनिजम्स से अपना भोजन प्राप्त करते हैं जब वो मृत हो जाते हैं, यानी कि मृत जीव या फिर कोई भी पौधा
जब गल सड़ जाता है तो उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसे इसीलिए इनको डेट्रीवोर्स कहा जाता है। ये ऑर्गेनिक मैटर्स और जो डेड प्लांट्स होते हैं उन पर अपना जो भोजन के लिए निर्भर हैं। समझ गए? हाँ, बस इतना याद रखना, डेट्रीवोर्स कुछ नहीं है, डेट्रीवोर्स हेटरोट्रोफिक्स होते हैं। अगर आपसे पूछता है कि डेट्रीवोर्स कैसे होते हैं तो हेटरोट्रोफिक्स होते हैं, अपने भोजन के लिए अन्य के मृत शरीर पर निर्भर करते हैं। बस ऐसा रखना, ठीक है? हाँ जी, ठीक है जी जी। हम्म। हाँ, डेट्रिटस फूड चेन, डेट्रिटस फूड चेन में जैसे कि आप देखेंगे, मैं आपको एक इसका कोई मेरे पास एग्जांपल है तो मैं दिखाना चाहूंगा आपको। थोड़ी- ये है, देखना एक एग्जांपल है, ये वाला देखना आप, ये है डेट्रिटस फूड चेन। इसमें क्या है, ये क्या है, एक लीफ है, देखना ये लीफ है। हाँ, इसको इसने खा लिया। हाँ, वुडलस, ये कोई कीड़ा है, इसने खाया। और इस कीड़े को किसने खाया, ये अपना ब्लैक बर्ड ने खा लिया। तो ये इसने इसको खाया है और ये इसको खाएगा। ठीक है, इस प्रकार से एक चेन बनती है, हम बोलते हैं डेट्रिटस फूड चेन। यानी कि डेट्रिटस फूड चेन का मतलब क्या है, अब मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। डेट्रिटस यानी कि इज वन ऑफ द बिगिन डेड ऑर्गेनिक, यानी कि डेड ऑर्गेनिक मैटर पर प्रारंभ होती है, और एनिमल वेस्ट जिसे हम बोलते हैं डेट्रिटस उस पर निर्भर है। बस इसी से है और कुछ नहीं है। ठीक है जी, चलते हैं जी। अब लिखेंगे होम्योस्टेटिस। होम्योस्टेटिस एक नोट करके लिखेंगे, नोट करके डाल लेंगे कहीं पे भी, इसका डालेंगे होम्यो स्टेटिस। होम्योस्टेटिस इसमें लिखेंगे, इसे नोट कर लेना क्योंकि ये पेपर में पूछा भी गया है और आगे भी इस पर प्रश्न आने की संभावना है। होम्योस्टेटिस, और इसमें लिखना प्रारंभ करेंगे कि पारिस्थितिकी संतुलन की अपनी, लिखेंगे पारिस्थितिकी संतुलन की अपनी स्थिति को बनाए रखने में, पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन की अपनी स्थिति को बनाए रखने में सक्षम होता है, सक्षम होता है। वे अपनी खुद की प्रजातियों, वे अपनी खुद की प्रजातियों की संरचना और कार्यात्मक प्रक्रियाओं, संरचना और कार्यात्मक प्रक्रियाओं को विनियमित कर सकते हैं, को विनियमित कर सकते हैं। स्व विनियमित के पारिस्थितिकी तंत्र की क्षमता को ही, स्व विनिमय की पारिस्थितिकी तंत्र की क्षमता को ही होम्योस्टेटिस के रूप में जाना जाता है। अब आप समझो, आपने ऐसा सुना होगा कि जो ये पोल्यूशन हो रहा है और जितनी भी गंद इंसान ने मचाई हुई है, ये सारी जितनी भी गंद हमने बिखेरी हुई है कि कहीं वाटर पोल्यूशन है, कहीं पे एयर पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है, ये पोल्यूशन और फलाना पोल्यूशन, ये सारा जो पोल्यूशन है, अगर हम ये सब कुछ रोक देते हैं, जो बड़े बड़े एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं वो खुद तो चलते हैं इकले जेट प्लेन्स में, जो कि जेट प्लेन्स क्या करता है, जेट प्लेन्स भी पॉल्यूशन कर, क्लाइमेट चेंज को डिट्योर करने में एक सहायक है। तो वही लोग तो इसे बिगाड़ने में हैं और वही लोग क्या कर रहे हैं, क्लाइमेट के लिए लड़ने में है। तो इस तरीका से क्लाइमेट तो बदलेगा नहीं, इस तरीका से तो इसका कुछ होने वाला नहीं है। जैसे कि आपको पता है, मैं आपको लाइव एग्जांपल दूंगा तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं वो आप देखे होंगे कि जितने टॉपर्स हैं उनके इंटरव्यू लेकर के अपने यहाँ पर छाप रहे हैं, और वही लोग हैं जो आपको इथिक्स का पेपर भी पढ़ाएंगे, वही लोग हैं जो आपको इथिक्स की बात भी बताएंगे, और वही लोग हैं जिनके अंदर खुद इथिक्स नहीं है, जिन्होंने उस बच्चे को कभी पढ़ाया नहीं, उससे उनका कोई बहुत भी 1% भी उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है, उन्हें ला करके बोल रहे हैं कि कहो कि ये हम यहाँ से पढ़े हैं, ये है नैतिकता। अब आप कैसे समझ में? तो ये जो इसी तरीका के लोग हैं जो एनवायरमेंटलिस्ट कहते हैं, अपने आप को पर्यावरणविद कहते हैं, और साथ ही साथ में क्या करते हैं, साथ ही साथ क्या करते हैं, साथ ही साथ में जेट एयरप्लेन्स में घूमते हैं जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है। तो ये है विरोधाभास। तो ये मैं यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि परिस्थिति को अगर आप उनकी स्थिति पर छोड़ भी देंगे तो वो अपने आप ही रिकवर करके संतुलन में आ जाएगी, क्योंकि संतुलन की क्षमता, खुद को संतुलित करने की जो क्षमता है ये नेचर के अंदर है, ये हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर पाई जाती है। तो इसी जो प्रोसेस को करने की जो क्षमता है, यानी कि अपने आप को संतुलित करने की क्षमता का नाम ही होम्योस्टेटिस है। आप समझ गए? मैंने इजी भाषा में आपको समझा दिया है।
ये आप समझ, और ये इसका एक उदाहरण आपको दिखेगा जब लॉकडाउन लगा था, याद हो आपको कोरोना के समय में, तो आपने देखा था कि इस तरह की न्यूज आ रही थी कि अरे आसमान नीला दिखने लगा है, हमें दूर दूर की पहाड़ी दिखने लगी हैं जो कभी कभी देखी ही नहीं थी, वो बिल्डिंग हमें दिख रही है बहुत बहुत दूर तक। क्यों? क्योंकि जो नेचर है वो खुद को फिर रिवर्स करता है, खुद को क्या करता है, रिवर्स करता है। इसी प्रकार से आपने देखे होंगे कि जो क्लाइमेट चेंज का रोना रोते हैं वो कहते हैं कि बहुत गर्मी बढ़ रही है, तो भाई गर्मी बढ़ना क्लाइमेट चेंज का एक हिस्सा नहीं है, समझना इस बात को। क्लाइमेट चेंज का गर्मी बढ़ना हिस्सा नहीं है। कारण यह है कि जो नेचर है वो एक समय के बाद में आइस एज आता है, और ये एक चक्र है कि एक बार सर्दी आती है और फिर धीरे धीरे गर्म होने लगता है, और ये हजारों लाखों वर्ष की एक प्रोसेस है। बस इंसान ने उसमें क्या किया है, उसकी गति को बढ़ा दिया है। इंसान इसे रोक नहीं सकता। आप आज सब कुछ करना भी बंद कर देंगे, एनवायरमेंट जो आप कह रहे हैं ना कि क्लाइमेट चेंज हो रहा, ये होएगा ही, ये होकर ही रहेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। ये मत सोचना कि इंसान ही से कर रहा, नहीं, ये नेचर की अपनी प्रोसेस है, ये चलती रहती है। बस इंसान ने क्या है, उसकी गति को बढ़ा दिया है। ये आप तक आपने जो सुना था, जो आपको तथाकथित लोग पढ़ा रहे थे कि क्लाइमेट चेंज, भाई वो क्लाइमेट चेंज होता है, लेकिन क्लाइमेट चेंज इंसान उसमें कंट्रीब्यूटर है, लेकिन सिर्फ इंसान के ऊपर डाल देना ये नाजायज, ये बात गलत है और सही नहीं है। समझ गए आप? हाँ, तो ये आप मत सोचना कि अगर हम सब बंद कर देंगे तो क्लाइमेट ये बंद हो जाएगा, जो हीट है यानी कि जो बर्फ पिघल रही है वो बर्फ पिघलनी बंद हो जाएगी, नहीं, ये एक चक्र है और ये चलता रहेगा। ठीक है, तो आगे आप लिखेंगे, इसमें आगे आप लिखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा प्रदान की जाने वाली वस्तुओं और सेवाएं। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है, पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा प्रदान की जाने वाली वस्तु एवं सेवाएं। ठीक है, यानी कि जो नेचर से हम सर्विस लेते हैं, नेचर क्या कर रही है, हमें बहुत कुछ दे रही है ना। इंसान का नेचर क्या, इंसान हम क्या दे रहे हैं नेचर को? कुछ नहीं दे रहे। नेचर हमें बहुत कुछ दे रही है, हवा, पानी, और ये जिसे हम बोलते हैं नेचुरल एस्थेटिक्स यानी कि प्राकृतिक सौंदर्य, ये भी हमें दे रही है। हमें हमारे जीवन का 100% नेचर से मिल रहा है। हमारा जो एग्जिस्टेंस है, हमारा जो वजूद है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रकृति के ऊपर है, और प्रकृति हमसे निर्भर नहीं है है ना। हाँ, तो क्या क्या हम लेते हैं प्रकृति से, पहला आप लिखेंगे इसमें, पहला क्या लेते हैं, पहला लिखते हैं भोजन, ईंधन और फाइबर। फाइबर किसके लिए? कपड़ा बनाने के लिए। कपड़ा बनाने ये फाइबर से बना हुआ है। ये सब हम कहाँ से लेते हैं? पेड़ पौधों से लेते हैं। लिखना भोजन, ईंधन और फाइबर। दूसरा लिखना आश्रय, निर्माण सामग्री। आश्रय और निर्माण सामग्री पहला हो गया। बी पे लिखना है आश्रय, आश्रय ऐसा लिखते हैं, और आश्रय और निर्माण सामग्री। हवा और पानी की शुद्धि, हवा और पानी की शुद्धि। शुद्धि कैसे है वो अभी जो समझाया है वो याद रखना। नेचर के अंदर अपना एक सिस्टम है जिसमें वो शुद्ध भी करती है, जिसमें वो क्या करती है? शुद्ध भी करती है। अगर आज आप अपनी क्रियाएं रोक लेंगे तो जो आपने गंद मचाई हुई है वो उसे शुद्ध कर देगा आने वाले कुछ 100 वर्षों में। हाँ, कुछ वर्षों में नहीं, कुछ 100 वर्षों में। ठीक है, हाँ हाँ, हवा और पानी की शुद्धि, जो कि आपने देखा होगा कोरोना के टाइम में। ठीक है, अपशिष्ट का अपघटन और डिटॉक्सिफिकेशन ऐसे लिखेंगे, अपशिष्ट का अपघटन और डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन, DEC लिखना, DETOXIFICATION, डिटॉक्सिफिकेशन। हाँ, डिटॉक्स का मतलब होता है शुद्धिकरण ही होता है, इसका भी एक तरीका से शुद्धिकरण है ना, इसका हिंदी में है शुद्धिकरण। हाँ, नेक्स्ट लिखेंगे, डी लिखेंगे पृथ्वी की जलवायु का स्थिरीकरण और मॉडरेशन। मॉडरेशन मतलब है सामान्य होना। हाँ, पृथ्वी की जलवायु का स्थिरीकरण
स्थिर, हाँ स्थिरीकरण और मॉडरेशन। बाढ़, सूखा, बाढ़, सूखा, तापमान, चरम और पवन शक्ति का मॉडरेशन, सामान्यकरण। जी। पोषक तत्व चक्रण लिखेंगे, पोषक तत्व चक्रण, मिट्टी की उर्वरता का सृजन और नवीनीकरण। पोषक तत्व पुनर्चक्रण, मिट्टी की उर्वरता और नवीनीकरण, और नवीनीकरण। जी, नवीनीकरण लिखेंगे। पौधों का परागण, पौधों का परागण, परागण मैं पढ़ाऊंगा इसे। पौधों का परागण, परागण कैसे लिखते हैं? परागण, पौधों का परागण, पौधों का परागण। फसल की किस्मों और पशुधन नस्लों, फसल की किस्मों और पशुधन नस्लों, दवाओं, अन्य उत्पादों के लिए प्रमुख इनपुट के रूप में, अन्य उत्पादों के लिए प्रमुख इनपुट के रूप में आनुवांशिक संसाधनों का रखरखाव करना। संस्कृति और सौंदर्य लाभ, आगे भी लिख लेंगे इसी तरीका से, 1 2 3 4 करके एबीसी में लिखेंगे। लिख लिया। ये सारे की सारी जो सेवाएं हैं, ये सारे के सारे जो लाभ हैं, ये हमें प्रकृति से मिलते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे इकोटोन। नेक्स्ट, नेक्स्ट सब टॉपिक डालेंगे। सब टॉपिक, क्या है? इकोटोन। लिखेंगे इसमें इकोटोन क्या है। क्या, देखो इकोटोन क्या है, मेरे पास में कोई पिक्चर है तो मैं एक बार दिखाता हूं आपको। देखो मैं यहाँ पर समझाई देता हूँ आपको। इकोटोन क्या है कि सपोज करो यहां पर एक पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी कि ये है जल, जल, ठीक है, कोई तालाब है यहाँ पे, जल यानी कि तालाब है, और उसी से लगी हुई है यहाँ पर क्या, कोई, यहाँ पर कोई क्या है, कोई भी भूमि है, यानी कि यहाँ पर एक अलग तरीका का है, भूमि है, मैंग्रोव है, कुछ भी है, ठीक है, मैंग्रोव है, ठीक है, या कोई भी घास स्थल है। अब इनके बीच में ये जो क्षेत्र है ना, ये वाला जो क्षेत्र है, ये क्या है? इकोटोन। ये क्या है? ये क्षेत्र है इकोटोन, जंक्शन, इन दोनों के बीच का जो जंक्शन है वो क्या है? इकोटोन। तो इसे हम बोलेंगे इकोटोन। समझ गए आप? इससे क्या पता चला कि दो परिस्थितिकी, यानी कि दो परिस्थितिकी तंत्रों के बीच का जंक्शन क्षेत्र ही इकोटोन है। दो परिस्थितिकी तंत्रों के बीच का जंक्शन क्षेत्र ही, या उनको जोड़ने वाला जो क्षेत्र है वही क्या है? इकोटोन है। ठीक है, लिखेंगे, इसमें लिखेंगे इकोटोन, और इकोटोन के आगे लिखना प्रारंभ करेंगे, लिखेंगे इकोटोन। दो या अधिक विविध परिस्थितिकी तंत्रों के बीच, दो या अधिक पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच जंक्शन क्षेत्र को ही इकोटोन कहते हैं, वो ही इकोटोन कहते हैं। एग्जाम्पल लिखेंगे इसका, उदाहरण के लिए मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन समुद्री और स्थलीय परिस्थितिकी तंत्र के बीच एक, मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन स्थल और समुद्री स्थलीय पारितंत्रीय तंत्र के, पारिस्थितिकी तंत्र के बीच इकोटोन का कार्य करता है। और भी सारे उदाहरण हो सकते हैं, जैसे चरागाह, है ना, हाँ, तरीका से आप समझ सकते, ठीक है। इकोटोन के क्या लक्षण क्या है, यानी कि सिम्पटम्स ऑफ द इकोटोन क्या है? इकोटोन के लक्षण लिखेंगे, इकोटोन के लक्षण। इकोटोन के लक्षण लिखेंगे, पहला इसमें डाल करके, पहला लिखेंगे ए,
यह बहुत संकीर्ण या काफी चौड़ा हो सकता है, यानी कि यह संकीर्ण भी हो सकता है, यानी कि पतली पट्टी भी हो सकती है, या फिर हो सकता है बहुत चौड़ा हो, है ना। हाँ, यानी कुछ मीटर से लेकर के कुछ किलोमीटर तक हो सकता है। अच्छा। यह दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच यह दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच स्थित होता है। यह दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच स्थित होता है, इसलिए यह एक तनाव का क्षेत्र होता है। यह क्या है? तनाव का क्षेत्र है। तनाव का क्षेत्र समझ रहे हैं ना आप? दो पारिस्थितिकी तंत्र है, और आगे जाकर के मैं पढ़ाऊंगा आपको, एक नीश में पढ़ाने वाला हूं, एक नीश क्षेत्र होता है जो कि एक स्पेसिफिक जो स्पेसीज होती है जो वहां डोमिनेट करती है, या जो वहां पर उसके रहने के लिए एक सबसे ज्यादा अनुकूल परिस्थिति है, वो उसका नीश है। अब दो, अब मानो ये कोई इकोटोन है, ये एक पारिस्थितिकी तंत्र, एक पारिस्थितिकी तंत्र ये है। यहां पर क्या है? एक अलग तरीका के जीव है, यहां पर क्या है? एक अलग तरीका के जीव है। उन दोनों के बीच में ये इकोटोन क्षेत्र कैसा है? एक युद्ध स्थली बन जाएगा ना। हाँ, ये बहुत ज्यादा तनाव का क्षेत्र बन जाता है, क्योंकि यहाँ कोई बाउंड्री तो खिंची हुई है नहीं कि वो इधर ही रंगे और वो इधर ही रंगे। कभी इसके इधर भी जा सकते हैं जीव, और वो जीव इधर भी आ सकते हैं। तो ये एक क्या है? ये एक तनाव का क्षेत्र है ना। हाँ, लिखेंगे यह प्रजातियों में प्रगतिशील वृद्धि को दर्शाता है। यह प्रजातियों में, लिखेंगे सी, लिखेंगे बी हमने लिखा दिया आपको। हाँ, ये लिखेंगे यह प्रजातियों में प्रगतिशील वृद्धि को दर्शाता है। और इस तरीका से आप मेरे साथ बना लेंगे इसी में। यहां पर सपोज करते हैं ये क्या है? एक यहां पर आप देखेंगे ये हमने बना लिया, ये कोई क्या है? लेक है। लेक यानी कि कोई लेक है, झील है ना। हाँ, लेक। उसके बाद में आप ये बना लेना, और यहां पर आप क्या बनाएंगे? कुछ तरीका से बना लेना नदी वगैरह, और यहाँ कुछ घास भूमि ना। ये आपने लेक बना लिया, वाटर है यहाँ पे, यहाँ पर पेड़ वगैरह है कोई, इस तरीका से बना लेना। और यहाँ पर एक और बना लेना, और ये क्या है? ये पहाड़ है ऊंचे ऊंचे, इस तरह से क्या, ये इस तरीके यहाँ से नदी निकल रही है ये। ठीक है, तो ये क्या है? ये क्या है? ये है मार्सलैंड मान लेते हैं इसे, मार्सलैंड। और ये हम मान लेते हैं फॉरेस्ट। यहाँ पर ये बहुत सारे क्या है? वृक्ष हैं, ये वृक्ष है, ये फॉरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ जो ये बीच का जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये वाले जो क्षेत्र होंगे, ये क्या बन जाएंगे? ये बन जाएंगे इकोटोन। ठीक है, ये जो क्षेत्र है बन जाएंगे क्या? इकोटोन। याद रखना, ये क्या है? ठीक है, इकोटोन बन जाएंगे क्या? ठीक है। अब लिखेंगे इकोटोन में कभी कभी किसी समुदाय की प्रजातियों की संख्या, लिखेंगे इकोटोन में कभी कभी किसी समुदाय की प्रजातियों की संख्या और प्रजातियों की संख्या और प्रजातियों की जनसंख्या घनत्व उस क्षेत्र में किसी अन्य समुदाय की तुलना में बहुत अधिक हो जाता है। यानी कि बहुत सारी प्रजाति हो सकती हैं। आपने देखा ना कि भाई कोई जंगल है, जंगल में तो आपने देखा सभी प्रकार के जीव हैं, और वो जीव किसमें बटे हुए हैं? अपनी अपनी प्रजाति हैं, उनकी अपनी स्पेसीज हैं। अब ये देखना होगा कि उस जंगल के अंदर कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर एक ही स्पेसीज की जो एनिमल्स हैं वो डोमिनेट करते हैं, वो अपना प्रभुत्व रखते हैं वहां पर। ठीक है, उनकी संख्या ज्यादा है, जनसंख्या घनत्व भी ज्यादा है। तो वो यदि ऐसा है तो उसे हम कहते हैं एज इफेक्ट। क्या बोलते हैं? एज इफेक्ट। क्या बोलते हैं? एज इफेक्ट। अगर आपसे पूछता है कि एज इफेक्ट क्या है, तो आप क्या बताएंगे? एज इफेक्ट है, अगर विकल्प में आपको दिया है कि एक विशेष क्षेत्र में किसी विशेष जाति यानी प्रजाति या समुदाय की संख्या और जनसंख्या घनत्व अधिक हो, अन्य को वो डोमिनेट करे, तो ये क्या है? एज इफेक्ट है। यही क्या है? एज इफेक्ट है। जनसंख्या किसी भी प्रजाति की, वहां वो जनसंख्या और संख्या का घनत्व ज्यादा है, वह क्षेत्र उस समुदाय के लिए क्या है?
एज इफेक्ट है, या यही घटना जो है किसी भी क्षेत्र में किसी विशेष प्रजाति का जनसंख्या घनत्व बढ़ जाना एज इफेक्ट कहलाता है। बस आप ऐसा समझेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे 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 इकोटोन। इकोटोन के मुख्य रूप में लिखना, मुख्य रूप से ये सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले जीवों को एज स्पेसीज के रूप में जाना जाता है, यानी कि एज स्पेसीज। एज स्पेसीज क्या है, एज इफेक्ट तो हमने यहां देख लिया, ये तो हमने देख लिया। अब देखना है एज स्पेसीज क्या है, एज इफेक्ट देखिए, दूसरा देखेंगे एज स्पेसीज। एज स्पेसीज क्या है, एज स्पेसीज है यानी कि किसी भी मुख्य रूप से सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले जीव, यानी कि सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले जीव अगर उस क्षेत्र में है तो उसे कहेंगे एज स्पेसीज। समझ गए आप, एज स्पेसीज किसी विशेष स्पेसीज या विशेष स्पेसीज की जो संख्या है अगर ज्यादा है किसी विशेष क्षेत्र में तो वो क्या हो जाएगी, एज स्पेसीज। और एज इफेक्ट क्या है, एज इफेक्ट क्या है, जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, यहाँ मात्रा है, यहाँ मात्रा है और वहां जनसंख्या घनत्व के रूप में देखेंगे तो वो एज इफेक्ट हो जाएगा, और यहाँ मात्रा में है तो एज स्पेसीज हो जाएगा, ठीक है। देखेंगे स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों में जो भी डी पॉइंट है जो भी लिखेंगे उसे लिखेंगे। स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणाली में एज इफेक्ट विशेष रूप से पक्षियों पर लागू होता है, लिखेंगे स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों में, स्थलीय जो लैंड पर हम रहते हैं, स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों में एज इफेक्ट विशेष रूप से पक्षियों पर लागू होता है। याद रखना यही प्रश्न पूछने वाला है आपसे, वो वहां पे कहेगा पक्षियों पर ही लागू होता है या और भी दे देगा आपसे, फिर पूछेगा ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, तो याद रखना कि ये विशेष रूप से पक्षियों पर लागू होता है। उदाहरण के लिए जंगल और रेगिस्तान के बीच इकोटोन, लिखना जंगल और रेगिस्तान के बीच इकोटोन के मिश्रित निवास स्थान में पक्षियों का घनत्व अधिक होता है, ये भी याद रख लेना। यानी कि जंगल और रेगिस्तान के बीच इकोटोन जो भी होगा वहां पर मिश्रित निवास स्थान पर पक्षियों का घनत्व अधिक होता है। अब आता है नीस, यानी कि नीस क्या है, अब लिखेंगे यहाँ पे नीस क्या है, नीस NICHE, कहेंगे नीस क्या है। नीस को नीस ही बोलेंगे, ठीक है। नीस लिखेंगे, मैंने जो अभी आपको बताया कि अगर कोई भी विशेष स्थान है वहां पर किसी विशेष स्पेसीज या प्रजाति की रहने के लिए सुगम स्थितियां हैं, अनुकूल स्थितियां हैं, तो वहां वह स्थान उसका नीस कहलाएगा, ठीक है। लिखेंगे नीस किसी पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की अनूठी, लिखेंगे नीस किसी पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की अनूठी कार्यात्मक भूमिका या स्थान है, कार्यात्मक भूमिका या स्थान है, ये याद रख लेना, कार्यात्मक भूमिका, यही वर्ड रखा मिलेगा, या स्थान, ये एकदम याद रखना है, ये ही वर्ड आपको एग्जैक्ट उठा करके देगा। कार्यात्मक भूमिका है या स्थान है, बी पॉइंट लिखेंगे, बी पॉइंट लिखेंगे इसमें। यह उन सभी जैविक और भौतिक, यह उन सभी जैविक भौतिक और रासायनिक कारकों, यह उन सभी जैविक भौतिक और रासायनिक कारकों का वर्णन है जो एक प्रजाति को जीवित रहने, स्वस्थ रहने और पुनः उत्पन्न होने के लिए आवश्यक है, ये होने के लिए आवश्यक है, समझ गए, यानी कि उसके लिए एक सुगम स्थान है। इनमें से कोई भी 2-3-4 स्टेटमेंट में आपको दे देगा उठा करके, और यही आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा। फ्रेंड्स, जो यहाँ पढ़ा रहा हूँ कोई भी पेड कोर्स ना किसी का खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, 10, 20, 50, 1000, लाख रुपए देने की कोई जरूरत नहीं है।
आपको जितना मैं यहाँ करा रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, बस ब्लाइंडली आप फॉलो कर ले। 6 मंथ का टाइम मैं आपको दे रहा हूँ, 6 मंथ आप फॉलो करें, उसके बाद में आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। अगर यहाँ पे 1000 लोग हैं, 1000 लोगों ने मेरी तरीका से अगर फॉलो किया है, उनका प्रीलिम्स होगा। मैं एक नहीं, 100 नहीं, 110% गारंटी के साथ आपको बोल रहा हूँ। अगर आप मेरे तरीका से चलेंगे, आप हिंदी मीडियम के हैं, तो आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा, गारंटेड है। लिख करके मैं यहाँ पे साइन करके आपको देने के लिए तैयार हूँ। आप एक बार मेरी तरीका से चलना प्रारंभ करें। कोई भी पेड कोर्स खरीदने की आवश्यकता नहीं है। इस चैनल को ब्लाइंडली फॉलो कर लेना है, जैसा बता रहा हूं, जैसा पीछे बताया है वैसा फॉलो कर लेना है। एक भी रुपये का कहीं से कोचिंग लेने की आवश्यकता नहीं है। बाकी आपकी मर्जी है, आप जैसा चाहें। इतना विश्वास के साथ कोई कहता भी नहीं है, मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ। ऐसा नहीं है मैं यहाँ पे फ्री में पढ़ा रहा हूँ तो मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है, जिम्मेवारी 100% है। 2024 का प्रीलिम्स एग्जाम जो है वो आपको बताने वाला है कि हमने क्या किया है, ये हम उसी टाइम पे बताएंगे। सब लेक्चर रिकॉर्ड है, इन्हीं की बाइट्स निकाल के दिखाऊंगा कि ये प्रश्न यहाँ से पूछा हुआ है उसने, ठीक है। तो इसलिए आपको मेरे तरीका से जो मैंने आपको बताया है फ्रेंड्स, फॉलो करते चले जाएं। 6 मंथ का आप कतई फॉलो करें एकदम इसे, उसके बाद अपने आप में बदलाव देखना प्रारंभ करेंगे। अब मैंने इसे ज्योग्राफी से और एनवायरमेंट से ही प्रारंभ किया है, उसका कारण क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको एनवायरमेंट, आपको ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, इनका मटेरियल हिंदी में नहीं मिलने वाला है। ना ही आपको कोई प्रमाणिक बुक मिलेंगी इस पे, ना ही आपको जो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ वो आपको हिंदी में इस तरीका से कोई बुक है कि भैया आप 1-2 बुक पढ़ लें, आपको मिल जाएगा। शंकर आईएएस जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक भी हिंदी मीडियम का बुक ऐसा नहीं है जो शंकर आईएएस का जो बुक है उसको थोड़ा भी कैचअप करता हो। लेने के लिए, मन बहलाने के लिए आप कोई भी बुक पढ़ लेना, लेकिन हिंदी मीडियम में ना तो अच्छी बुक है साइंस एंड टेक का, ना अच्छा बुक है एनवायरमेंट का, और कोई भी ऐसी प्रमाणिक बुक नहीं है जो कि आप ज्योग्राफी के लिए पढ़ लें। समझ गए? इसलिए मैंने वो सब्जेक्ट उठाए हैं जो सबसे ज्यादा टिपिकल है हिंदी माध्यम के लिए, ठीक है। तो और यही वो विषय है जिनसे 40-45% पेपर आता है। ये 2-3 विषय हैं, कौन कौन से हैं? साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट प्लस ज्योग्राफी। ज्योग्राफी, ठीक है। यही वो विषय हैं जहां से कम 45 से 40% पेपर आता है इन तीनों को आप। और कभी कभी यानी कि 2011 में जो पैटर्न चेंज हुआ था, 2011 में यूपीएससी ने प्रीलिम्स का ही सिलेबस चेंज किया था। 2011 में यूपीएससी ने प्रीलिम्स चेंज किया, जो सिलेबस है प्रीलिम्स का उसको बदला था। उसके बाद से आज अभी 2023 का प्रीलिम्स हो चुका है 2023 का प्रीलिम्स। और इसको आप निकाल करके देखना हर ईयर में, यानी कि 2011, 2012, 2013 और डैश 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 2023, कभी भी देखना क्या इन तीनों सब्जेक्ट्स का, साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट का जो वेटेज है, क्या 100 नंबर में से 45-40% से कभी कम रहा है? तीनों को मिला करके 40 से 45% जो प्रश्न है मैं नंबर की प्रश्न जो है वो आपको यहां से देखने के लिए मिलते हैं। तो मैंने सबसे पहले वहीं पे आपको टारगेट बनाया है कि आपका जो प्रीलिम्स है उसे पहले वो हर्डल खत्म करें, क्योंकि आप जानते हैं प्रीलिम्स सबसे बड़ी हर्डल है। प्रीलिम्स सबसे बड़ी हर्डल है। जैसे ही आप मेंस में जाएंगे तो आपके जो पास के चांस है वो बढ़ जाएंगे। प्रीलिम्स में जो पासिंग के जो चांस है वो 0.01% है। उसके बाद में आपका चांस फिर 10,000 लोग रह जाएंगे। 10,000 में से उन्हें क्या करना, 3,000 लेना है। 10,000 में से कितना लेना है उन्हें? 3,000 लेना है। फिर उसके बाद में 1,000 लेना है। तो जैसे जैसे आप आगे जाएंगे आपका जो रेशो है वो सक्सेस का होता जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। तो आप हमने सबसे पहले वो सब्जेक्ट उठाए हैं जो हिंदी माध्यम का दर्द है, जो हिंदी माध्यम का दर्द है। और इसी की वजह से हमारा जो सक्सेस है वो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि लोग इधर उधर की बातें पढ़ा रहे हैं और इतना सारा मटेरियल आपको दे देंगे, यार कहाँ से पढ़ेंगे आप? मैंने सबसे पहले आपको बताया यूपीएससी पास करने की कुंजी है, पहले अपने आप को व्यवस्थित कर लो। सबसे पहले अपने आप को व्यवस्थित कर लो।
अपने आप को व्यवस्थित कर लो। अगर आप अपने आप को व्यवस्थित कर लेते हैं तो आप समझे कि आपकी जो सफलता है आपने 50% कर लिया है। और 1 साल का जो टाइम मैंने आपसे मांगा है, 360 डेज के जो टाइम में, 360 डेज के जो टाइम में मैं आपको ये जो 50 है इसको ला करके 80 पर खड़ा कर दूंगा। 80-90% पर मैं आपको ला करके खड़ा कर दूंगा यहाँ पे। तो आपको सबसे पहले अपने आप को व्यवस्थित करना है। वहां आपने अगर कर लेते हैं, व्यवस्थित करने का मतलब मैं क्या कह रहा हूं, व्यवस्थित करने का मतलब है लिमिटेड बुक करना है, लिमिटेड आपको घंटे पढ़ाई के कितने रखने हैं, शुरू में ज्यादा पढ़ना है लेकिन बाद में अपनी जो व्यवस्थित करना है कि ये नहीं है कि पॉलिटी, हिस्ट्री और करंट अफेयर ही यूपीएससी है, नहीं, बल्कि प्रीलिम्स के भी पढ़ना है, पॉलिटी हिस्ट्री तो पढ़ना है लेकिन एथिक्स भी पढ़ना है, ऑप्शनल भी पढ़ना है और साथ ही साथ ऐसे भी साथ में लेकर के चलना है। ये सारे सब्जेक्ट्स आपको लेकर के चल रहे हैं, ये मैं कह रहा हूं व्यवस्थित का मतलब। आप मेरे साथ रहते हैं, आपको वही जो मैं बोल रहा हूं वो फॉलो करते चलेंगे मेरे साथ साथ, सब हो जाने वाला है। 360 डेज का मैंने आपसे बोला है। इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, हिंदी मीडियम जो एस्पायरेंट्स हैं, जो एस्पायरेंट्स हैं उनके साथ तो इसे आपको शेयर करना ही है और उनसे कहना है ये तो चैनल आपके मोबाइल में होना ही चाहिए। सब्सक्राइब करके रखना है, जैसे बता रहा हूं वैसे पढ़ते हुए चले जाना है, कोई भी परेशानी आने वाली नहीं है। हिंदी मीडियम का ठेका किसी एक ने नहीं लिया है और ना ही वो इस बात का दावा कर सकते हैं कि उनकी वजह से रिजल्ट हो रहे हैं। इसमें सभी का योगदान है, शिक्षण संस्थानों का, उनके शिक्षकों का, माता पिताओं का, और जो ट्रेंड यूपीएससी ने चेंज किया था। अब मैंने आपको पहले ही एक लेक्चर में बताया था कि आने वाले समय में लेक्चर आप याद करें, जो मेरा सबसे पहले लेक्चर है एवरीथिंग नाउ अबाउट यूपीएससी, मैंने क्या बताया था, आने वाले समय में हिंदी मीडियम के जो रिजल्ट है वो सुधरते जाएंगे। इसमें किसी कोचिंग संस्थान की नहीं, बल्कि जो उसमें मैंने बताया है कि कोचिंग संस्थानों की नहीं, बल्कि जो शिक्षण संस्थान है उनकी, और समाज का जो बदलाव है, समाज का भी क्या है, इवोल्यूशन होता है ना, समाज बदल रहा है, समाज उन चीजों को देख रहा है, समाज के अंदर अवेयरनेस आ रही है, गांवों तक भी अवेयरनेस आ रही है कि बच्चों को आईएएस बनाना है, आईपीएस बनाना है, उनके लिए क्या करते हैं, इंटरनेट, इसके योगदान है। इन लोगों का योगदान मत समझ लेना कि नहीं वो मठाधीश हैं तो उन्होंने ये सब किया, नहीं भाई, ये आगे और भी बढ़ेगा, आगे और भी बढ़ने वाला है ये रेशो। तो किसी की बापौती नहीं है हिंदी मीडियम में, चाहे वो 4 लोगों को खरीद कर कहवा सकते हैं लेकिन ये सत्य नहीं है, आप समझ लेना इसे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मेरे साथ आपको चलना है, जितना बता रहा हूं उतना करते हुए चलना है, 1 रुपया कहीं खर्च नहीं करना है, किसी की बातों में नहीं आना है, जागरूक इंसान बनना है। आईएएस के जो आईएएस के लिए जो भी गुण होते हैं, वो क्वालिटीज होती है, वो विकसित करना है। यहाँ सब मैं धीरे धीरे आपके साथ हूं, तो ये अपने आप इनकलकेट आपके अंदर हो जाने वाला है, ठीक है। नीस एक प्रजातियों लिखेंगे, इसमें अगला पॉइंट कौन सा था ये लिखेंगे, नीस एक प्रजाति के लिए अद्वितीय है, नीस एक प्रजाति के लिए अद्वितीय है, जिसका अर्थ है कि उन्हें, जिसका अर्थ है कि इन्हीं किन्हीं भी 2 प्रजातियों का सटीक और एक समान नीस नहीं होता। 2 प्रजातियों का सटीक और एक समान नीस नहीं होता। इससे क्या समझे आप, जो भी था ये पॉइंट देख लेना, डी है या कौन सा है, ठीक है। नीस मतलब है कि 2 प्रजाति यानी कि 2 स्पेसीज है, 2 स्पेसीज का एक समान नीस नहीं हो सकता, या एक नीस में 2 प्रजाति नहीं हो सकती। उसका कारण मैं बताऊंगा। देखो आप एक ह्यूमन बीइंग है, देखो जो भी मैं आपको बता रहा हूं ना उसका आपको समझना है, उससे कन्विंस नहीं हो जाना है। आईएएस बनना है तो सबसे पहला जो गुण है वो आना चाहिए, वाई, क्यों, वाई क्यों, इसको अपने अंदर समाहित करना है, इसको अपनी मेंटलिटी में, अपनी पढ़ाई में शामिल करना है। तो सबसे पहला है क्यों, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा बॉडी है, मैं एक, हमारी ह्यूमन स्पेसीज है, अगर कोई दूसरी स्पेसीज होगी उसका बॉडी टेम्परेचर अलग होगा, उसकी फूड हैबिट्स अलग होंगी, उसके जो बॉडी में जो भी केमिकल चेंजेस हैं वो अलग टाइप से होते होंगे, अलग टेम्परेचर पे होते होंगे। इसका मतलब ये है कि हर प्रजाति का एक अलग बॉडी मेटाबॉलिज्म है, अलग बॉडी स्ट्रक्चर है, वो एक नीस में एक साथ नहीं एग्जिस्ट कर सकते, इसीलिए तो अलग प्रजाति बनी है। यही तो बेसिक मूल है कि वो प्रजाति ही अलग क्यों बनी, क्योंकि उसके जो मेटाबॉलिज्म है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर है, उसकी फूड हैबिट्स हैं, वो सब अलग है।
इसीलिए तो आप समझ गए कि दोनों एक साथ नहीं हो सकते, बस इतना याद रखना। और यही आपसे पूछने वाला है, क्या नीस, वो कहेगा आपसे कि नीस दो प्रजातियों का समान हो सकता है, तो आपको ये काट देना है, नहीं हो सकता। समझ गए? हाँ, लिखना नेक्स्ट, ई लिखना है, इसका ई पॉइंट लिखेंगे। यह जीवों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह जीवों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और कैसे निभाता है, याद करो अब, क्योंकि उनके लिए अनुकूल परिस्थितियां वहां पे हो गई हैं जहां वो सबसे अच्छी तरीका से ग्रो कर सकते हैं। लिखेंगे, यदि हमें प्रजातियों को, अगर हमें प्रजातियों को इसके मूल निवास में सुरक्षित करना है, अगर हमें प्रजातियों को उसके मूल निवास में सुरक्षित करना है, तो हमें प्रजातियों की नीस आवश्यकताओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब नीस आवश्यकता आप समझ गए कि उसके लिए कितना टेम्परेचर है, खाने की उसकी हैबिट्स क्या हैं। आपने एक बात देखी होगी कि जब हमारे यहाँ पे चीता ला करके छोड़े गए, तो वो कौन सा है वो, मध्य प्रदेश के अंदर कून्हो, हाँ कून्हो, उसके अंदर ला करके छोड़े गए। क्यों? आखिर पूरे इंडिया में वो क्यों नहीं छोड़ दिए गए? कहीं भी छोड़ देने चाहिए थे ना। हाँ, तो यही है वो, क्योंकि उसके लिए क्या उस तरीका के जो फूड हैबिट्स है वहाँ है, टेम्परेचर है, उस तरीका का जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट तक जो स्थिति है, कितना टेम्परेचर रहता है, वो सब है तो ठीक है, वो वहाँ पर रह सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर उनकी ग्रोथ आपको चाहिए, अगर उनका चाहते हैं कि ये उनका नेचुरल हैबिटेट जैसा हो, है ये क्या नीस ही इसीलिए ऐसा बोला है क्योंकि ये हम सिंथेटिक रूप से भी हम इसे प्राकृतिक ना होकर के अगर हम इसे चाहते हैं बनाना तो हम बना सकते हैं। ठीक है, हाँ, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नीस की आवश्यकताएं पूरी हों। ठीक है, अब आगे लिखेंगे नीस के प्रकार। नेक्स्ट लिखेंगे नीस के प्रकार। लिखेंगे नीस के प्रकार। लिखेंगे निवास, जहां वह रहता है, निवास भी क्या है, एक नीस का प्रकार है। निवास, निवास नीस भी लिख सकते हैं इसे, निवास नीश, निवास नीश मतलब जहां वह रहता है। भोजन नीश, अभी जैसा बताया आपको, जहां उसे भोजन के लिए मिल जाएगा, भोजन। तीसरा है प्रजनन नीश, प्रजनन नीश, ठीक है, जहां वो प्रजनन कर सकता है। चौथा है भौतिक व रासायनिक, भौतिक व रासायनिक नीश। भौतिक और रासायनिक, हाँ, प्रजनन नीश वहां जहां वे प्रजनन करते हैं, कब और कैसे वो प्रजनन करते हैं इसका हमें पता होना चाहिए। वो केमिकल, तापमान, भूमि का आकार, भूमि का ढाल, आर्द्रता, ये सब कुछ हमें ये भौतिक और रासायनिक नीश के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, हाँ, अब हम देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन हैबिटेट एंड नीश। आपने सोचा होगा हैबिटेट भी तो यही है सर, हैबिटेट और नीश के अंदर अंतर क्या है वो हम देखेंगे। एक बार मेरे पास शायद कुछ है, एक है तो देखते हैं, पेजेस में देखते हैं। नहीं है, नहीं है क्या, ये है, देखना, ये है हैबिटेट और नीश के बीच अंतर क्या है। ये है हैबिटेट और ये है नीश। देखेंगे एक बार मेरे साथ में आप। निवास स्थान यानी कि पर्यावास जिसे हम बोलते हैं, एक विशेष स्थान है जहां जीवित जीव रहते हैं या जहां जीव रहते हैं, जैसे कि आपका एड्रेस है, ये आपका क्या है, हैबिटेट है। नीश पारिस्थितिकी तंत्र में, नीश क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों द्वारा निभाई गई एक विशेष भूमिका को परिभाषित करता है, जैसे प्रोफेशन, जैसे कि प्रोफेशन यानी कि आप क्या करते हैं, ये है नीश, और आप कहाँ रहते हैं, ये है आपका हैबिटेट। यानी कि वहां पर जहां ये रह रहे हैं, नीश का मतलब है वहां रह करके वो कोई ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, वहां कुछ तो परफॉर्म कर रहे हैं ना, हाँ, तो वो है नीश। उसी तरीका से आप यहां पर देखेंगे, इसका दूसरा पॉइंट देखेंगे आप,
इसका दूसरा पॉइंट देखेंगे, पर्यावास प्रजाति विशेष नहीं है और कई प्रजातियां एक ही निवास स्थान पर रह सकती हैं, जैसे कि मैंने आपको भी बताया। यानी कि भाई किसी का भी जो हैबिटेट है वो तो सबका हो सकता है, जंगल है वो हैबिटेट है, जंगल क्या है, जंगली जानवरों का हैबिटेट है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, नीस एक विशेष प्रजाति के लिए ही होती है, एक प्रजाति के लिए एक नीस होती है, ठीक है। उसी प्रकार से आप देखेंगे पर्यावास में कई नीस होते हैं। जैसे मैं आपको बताया भाई जंगल है तो जंगल में अलग अलग नीस हो सकते हैं, एक बड़ा एरिया है वहाँ बहुत सारे नीस हो सकते हैं, क्योंकि विशेष प्रजातियां हैं। एक प्रजाति कहाँ रहती है और उसके लिए वो क्या सबसे अच्छा स्थान है, वो उसका नीस हो जाएगा। तो ये इसमें क्या है, नीस एक विशेष प्रजाति के लिए विशिष्ट है, ये आपको बता दिया। उदाहरण के लिए जैसे कि हैबिटेट में रेगिस्तान, महासागर, पहाड़, घास, ये जो बड़ी बड़ी जो बातें हैं, बड़ी बड़ी जो चीज़ आप देखते हैं, घास का मैदान, रेगिस्तान तो और भी है ना, बहुत उसमें बहुत सारे अलग अलग खंड होंगे। और यहाँ पे क्या है, टाइगर, पांडा, बर्ड्स, नीस, ये सब क्या है, इनके अलग अलग नीस है। समझ गए आप? इस उदाहरण से आप समझ गए हैं, इस उदाहरण से आप समझ गए हैं हाँ। तो आपको ये दोनों आपको बना लेना है, ये बना लेना है, हाँ बना लिया है आपने जी। अब लिखेंगे पारिस्थितिकी संगठन के संस्तर, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इकोलॉजी, यानी कि पारिस्थितिकी संगठन के स्तर। आप लिखेंगे पारिस्थितिकी संगठन, सब टॉपिक डालेंगे यहाँ पे, सब टॉपिक डालेंगे, और इसमें लिखेंगे पारिस्थितिकी संगठन के संस्तर, ठीक है। तो कौन कौन है पारिस्थितिकी संगठन के संस्तर, कौन कौन से हैं? पहला लिखेंगे बायोम, पहला लिखेंगे बायोम, बायोम, बायोम ही से बायोम ही लिखेंगे। बायोम लिखेंगे। बायोम शब्द का सुझाव एक पारिस्थितिक वैज्ञानिक, बायोम शब्द का जो सबसे पहले सुझाव तो किसने दिया था? फ्रेडरिक एडवर्ड क्लीमेंट्स, फ्रेडरिक एडवर्ड क्लीमेंट्स के द्वारा 1916 में। लिखेंगे किसने दिया था? फ्रेडरिक क्लीमेंट्स के द्वारा दिया गया था 1916 में, ठीक है। बायोम को एक बड़े जैव लिखना, बायोम को एक बड़े जैव लिखना, बायोम को एक बड़े जैविक समुदाय या पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। बायोम को एक बड़े जैविक समुदाय या पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जहां विभिन्न प्रकार के जीव जैसे पौधे, जानवर, कीड़े, मनुष्य निश्चित प्रकार की जलवायु में रहते हैं। समझ गए आप? एक निश्चित प्रकार की जलवायु है, वहां पर पक्षी भी है, पशु भी है, मनुष्य भी है, पेड़ भी है, पहाड़ भी है, पौधे भी हैं, ये सब हैं, और ये जो सब मिलकर के बना रहा है, ये बनना है एक बायोम। समझ गया है? बायोम, या ठीक है। विश्व पर्यावरण में लिखेंगे तीसरा पॉइंट, इसी में तीसरा पॉइंट सी डाल करके, ए हो गया, बी हो गया, सी लिखेंगे। विश्व पर्यावरण में एक विशाल विविधता देखने को मिलती है। विश्व पर्यावरण में, विश्व पर्यावरण में एक विशाल विविधता देखने को मिलती है जो मुख्य रूप से अनुकूलन, तापमान की सीमा, मौसम और जलवायु परिस्थितियों के आधार पर विभिन्न प्रकार के बायोम में विभाजित और वर्गीकृत की जाती है। विश्व पर्यावरण में एक विशाल विविधता देखने को मिलती है जो मुख्य रूप से अनुकूलन, तापमान की सीमा, मौसम और जलवायु परिस्थितियों के आधार पर विभिन्न प्रकार के बायोमों में विभाजित की जाती है। और कैसे कैसे बायोम हो सकते हैं? जैसे कि रेन फॉरेस्ट है, वो भी एक बायोम है, टैगा है, वो भी एक बायोम है, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट है, वो भी एक बायोम है, ग्रासलैंड्स है, वो भी एक बायोम है, डेजर्ट है, वो भी एक बायोम है,
टुंड्रा है वो भी एक बायोम है, समझ गए ना आप। बायोम के प्रकार आप लिखेंगे इसमें, बायोम के प्रकार, प्रकार से हैश टैग या एरो का साइन बना करके ऐसे लिखना है, और यहाँ पे लिखना है ABC करके लिख लेना है। कौन कौन से हैं, जैसे कि रेन फॉरेस्ट है, यानी कि वर्षावन, ठीक है, टैगा है, स्टीप है, टेम्परेट, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, ये सब मैं आगे कराने वाला हूं, अभी सिर्फ आप एग्जाम्पल के लिए लिख लेना है, आपको समझ में आ जानी चाहिए बस। ग्रासलैंड, डेजर्ट, FB लिख लेना है, टुंड्रा, ठीक है, ये लिखना है इसमें, देख लिए ये है, ये है। यहाँ पे हम देखेंगे, मेरे साथ आप बना लेंगे एक बार, वार्म टू कोल्ड की ओर चलेंगे, इस तरीका से आप एक ट्रायंगल बनाएंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे आप, और इसे इस तरीका से बांटेंगे अब। ये इस तरीका से बांट लेना है आपको भी कॉपी में, यहाँ से इस तरीका से खींचना है इसे, और पेन ले लेता हूँ, ठीक है। तरीका से इसे बांट लिया, और यहाँ पे आप लिखेंगे के अंदर है, ये क्या है, वार्म डेजर्ट, वार्म डेजर्ट, ये क्या है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ग्रासलैंड, ये क्या है, सवाना, ये क्या है, सवाना, ये क्या है, इसमें यहाँ से लिखना है, ये क्या है, ट्रॉपिकल डेसिडियस, ट्रॉपिकल डेसिडियस, और ये क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। समझ गए आप, ये इस तरीका से बांट लेना है ऊपर, इसी प्रकार से मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसे, यहाँ पे एक इस तरीका से, और दूसरा यहाँ पे, तो ये क्या है, इसे बोलते हैं कोल्ड डेजर्ट, डेजर्ट, ये क्या है, प्रेरीज, प्रेरीज, घास के मैदान है ये, और ये क्या है, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, ये क्या है, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। उसके बाद में ये क्या है, इसमें भी आप देख लेंगे, ये क्या है पूरा, ये है बोरियल फॉरेस्ट, ये कौन सा है, बोरियल फॉरेस्ट, बोरियल फॉरेस्ट, और यहाँ सबसे ऊपर क्या है, ये है पोलर, पोलर, समझ गए आप। इस तरीका से आपको बनाना है, और ये क्या है, नीचे है वार्म से कोल्ड की तरफ है, यहाँ पे लिखना है ये है वार्म, और जितना आप ऊपर जाते जाएंगे यहाँ से इसी ट्रायंगल में ऊपर की ओर जब आप जाएंगे तो इधर हो जाएगा कोल्ड, यानी कि गर्म से ठंडे की ओर, गर्म से ठंडे की ओर, यानी कि सबसे नीचे जो गर्म है वार्म डेजर्ट, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ठीक है, सवाना,
ट्रॉपिकल डेसिडियस और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये आपको यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद में आप यहाँ देखेंगे बीच में आपको ये दिखेगा आपको कोल्ड डेजर्ट, फिर यहाँ पे प्रेरीज घास के मैदान है, ये है टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे ये है बोरियल फॉरेस्ट, और ऊपर क्या है, ये है पोलर, और यहाँ पे ये बीच में क्या है, ये टुंड्रा, ये क्या है, टुंड्रा, टुंड्रा फॉरेस्ट, ठीक है, ये है टुंड्रा। समझ गए आप? तो ये आप बना लेंगे अपनी कॉपी में और आगे ही काम आने वाला है। और इसमें इधर से इधर की ओर जाएंगे आप, तो ये है इधर है क्या, ड्राई, इससे मैं लिखे देता हूँ, ब्लैक से लिखे देता हूँ, यहाँ है ड्राई, और जैसे ही इधर जाते जाएंगे आप, ये वेट होता जाएगा, वेट, गीला। यानी कि जैसे ही आप पूर्व की ओर जाएंगे, यानी कि इधर है, ये है आपका पश्चिम, इधर है पूर्व, पूर्व की ओर जितना आप जाएंगे उतना आपको गीला होता दिखेगा, जितना आप नीचे से ऊपर जाएंगे उतना आपको ठंडा होता दिखेगा। ये आपको मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, ये आप इसे बना लें, क्योंकि ये आपको बड़ा मदद करने वाला है समझने में, ये समझने में मदद करने वाला है। जो हम विश्व का मैप देखेंगे उस टाइम पे इसे आप समझेंगे तो आपको ये बड़ा मदद करने वाला है, ठीक है। हाँ ठीक है, लिखेंगे। अब हम देखेंगे बायोम और इकोसिस्टम के बीच डिफरेंस क्या है। आप ऐसे लिखेंगे, डिफरेंस, लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन बायोम्स एंड इकोसिस्टम। बायोम और इसमें क्या अंतर है, तो पहला आपको वही तरीका है, बायोम यहाँ लिख लेना है, बायोम यहाँ पे लिख लेना है, बीच में एक लाइन ड्रॉ करना है, और इकोसिस्टम यहाँ पे लिख लेना है, इकोसिस्टम यहाँ पे लिख लेना है, और इस तरीका से एक लाइन खींच करके अभी इसमें लिखना प्रारंभ करेंगे आप मेरे साथ, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ डालेंगे तो फिर एक पॉइंट यहाँ डालेंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको लिखवाऊंगा बायोम के अंदर, तो लिखेंगे आप, लिखेंगे बायोम के अंदर, यह एक विशिष्ट जलवायु और पौधे और जानवरों की प्रजातियों से युक्त एक बड़ा भूमि क्षेत्र है, बड़ा एक भूमि क्षेत्र है। यानी कि बायोम में लिखेंगे यह विशिष्ट जलवायु और पौधों और जानवर की प्रजातियों से युक्त एक बड़ा भूमि क्षेत्र है। अब लिखेंगे इकोसिस्टम के अंदर, यह बायोटिक और अजैविक घटकों की, यह बायोटिक और अजैविक घटकों की अंतःक्रिया को संदर्भित करता है। उनके बीच में जो भी बीच में जो रिलेशनशिप है, उनकी जो अंतःक्रियाएं हैं, उनको ये जो इकोसिस्टम है वो संदर्भित करता है, उसकी ओर ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है या इंगित करता है, ठीक है। लिखेंगे बायोम में, लिखेंगे दूसरा पॉइंट, भौगोलिक क्षेत्र बड़ा है। यानी कि अगर आप भौगोलिक क्षेत्र में देखते हैं तो बायोम का क्षेत्र बड़ा है और इकोसिस्टम जो है वो उसका क्षेत्र क्या है, छोटा है, ठीक है। लिखेंगे ये डिफरेंस जो है ये पेपर में आपको डायरेक्ट भी पूछ सकता है, याद रखना, मेंस में भी और प्रीलिम्स के अंदर भी। जितने बारीकाई से, जितने प्यार से, जितने अच्छे तरीका से मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप उसे मेरे साथ करते हुए चलेंगे। हमें रिजल्ट लेना है, आपको मुझे रिजल्ट देना है, एग्जाम को अच्छे से निकालना है, और ये सिद्ध भी करना है कि फ्री में भी तैयारी होती है और फ्री में भी आईएएस बन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि लाख 2 लाख खर्च करें और तब आईएएस बने। हाँ, तो अब लिखेंगे इसमें कई हाँ, अब बायोम में लिखेंगे इसमें कई पारिस्थितिकी तंत्र शामिल हो सकते हैं। इसमें बायोम के अंदर बहुत सारे पारिस्थितिकी तंत्र आ सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब इसमें लिखेंगे इकोसिस्टम में, यह बायोम का हिस्सा है, इकोसिस्टम यह बायोम का हिस्सा है जिसमें जैविक और अजैविक कारक शामिल होते हैं। आपको पता है, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं पहले ही, यानी कि फर्स्ट लेक्चर में जी। लिखेंगे, अब लिखेंगे बायोम के अंदर, यहाँ पौधे और पशु प्रजातियां प्रचुर मात्रा में मिलती हैं, यहाँ पौधे और पशु प्रजातियां प्रचुर मात्रा में मिलती हैं। और इकोसिस्टम में लिखेंगे, इकोसिस्टम में लिखेंगे अब, यहाँ आकार में यह आकार में छोटा होता है और इसमें पौधे और जानवरों की कम प्रजातियां होती हैं। यानी कि कम प्रजातियां, यानी कि बायोडाइवर्सिटी कम होती है इकोसिस्टम के अंदर, अगर हम बायोम से उसका कंपैरिजन करते हैं तो, ठीक है। अब बायोम में लिखेंगे रेगिस्तान, घास का मैदान, टुंड्रा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो बायोम को दर्शाते हैं, कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो बायोम को दर्शाते हैं। और इकोसिस्टम में लिखेंगे
एक पारिस्थितिकी तंत्र में तालाब, एक पारिस्थितिकी तंत्र में तालाब, प्रवाल भित्तियां आदि शामिल हो सकती हैं, आदि शामिल हो सकती हैं। ठीक है, ओके। हाँ, तो हमने इस लेक्चर में फ्रेंड्स, हमने इस लेक्चर में आपको बायोम कराया है और इकोसिस्टम उससे कंपैरिजन कराया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को आगे बढ़ाएंगे, बायोम और उनके बायोम के नाम लिखवाऊंगा और बायोम का क्षेत्र क्या है और उसमें किस प्रकार की वनस्पति और जंतु पाए जाते हैं, ये हम देखेंगे। जितने भी बायोम हैं, चाहे वो टुंड्रा है, चाहे वह टैगा है, चाहे जो भी मैं लिखाए हैं आपको, शीतोष्ण पर्णपाती वन है, चाहे वो कटिबंधीय वर्षा वन है, चाहे वो सवाना है, और चाहे वो घास स्थल मैदान है, जो भी है मरुस्थल है, सबको लिखवाने वाला हूं। वहां कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं, आप मेरी ही तरीका से नोट्स बना रहे होंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं, क्योंकि मेरे जो नोट्स हैं वो डायनामिक हैं। वहां मैं आगे आपको इसमें कुछ जुड़वाऊंगा तो आपको जोड़ना होगा। ऐसे नोट्स मत बना लेना कि जो एकदम बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हों और उनमें आगे कुछ जोड़ने के लिए कुछ हो ही ना, यानी कि कॉपी टाइप की मत बना लेना कि उसमें ना कुछ निकले ना कुछ लगता हो, है ना। जैसे मैंने आपको बताया है, लेक्चर जो बंदे देख रहे हैं जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है वो जाकर के पहले एवरीथिंग नाउ अबाउट यूपीएससी जो सीरीज है वो पूरी देखें, और वहां मैंने जो जो स्ट्रेटजी आपको बताई है आप उस स्ट्रेटजी को देख करके आए, जैसा मैंने बताया है आप वैसे करें, तो मैं आपको 100 नहीं 110% में आपकी गारंटी लेता हूं कि आप प्रीलिम्स पास करने जा रहे हैं 2024 का। 2024 में जो भी बंदे मेरी तरीका से काम कर रहे हैं, जो मेरी तरीका से चल रहे हैं, मैं गारंटी के साथ आपसे बोलता हूं कि 2024 में उनका प्रीलिम्स हो रहा है, मेंस हो रहा है। और जो लोग मेरी तरीका से नहीं, सिर्फ अपने ही तरीका से चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें मजा नहीं आता है मेरे तरीका से चलने में, तो वह उनका मैं कुछ कर नहीं सकता। फ्रेंड्स, मेरी बातों को आपने इतने ध्यान से सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।